नमस्कार साथियों, ज्ञानायन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अब तक हम बात कर रहे थे वर्ण व्यवस्था की और वहां हमने वर्ण व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ तथ्य जैसे श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद, स्वर तंत्रिका के आधार पर वर्णों के भेद या अक्षर के भेद या वर्णों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, कितने वर्ण हैं और वो मान्यता प्राप्त है, माने गए हैं। ये तमाम चीजें एक एक करके पिछली कक्षा में डिस्कशन कर ली थी। आइए आज एक बार उन्हीं कक्षाओं को, उन्हीं विषयों को, उन्हीं चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, पुनः पढ़ लेते हैं और उसके बाद आज एक नई यात्रा, एक नया अध्याय शुरू करते हैं। तो चलो पहले वहीं से सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसकी? वर्णों के भेद। किसकी बात कर रहे थे? वर्णों के भेद की। देखो, वर्णों के भेद सीधे सीधे तो अपन डिवाइड कर नहीं सकते, बांट नहीं सकते, तो कुछ आधार लिया। क्या आधार लिया? सबसे पहले हमने क्या आधार लिया था? श्वास वायु। और श्वास वायु के आधार पे हमने कितने भेद बांटे? दो। कौन कौन से? अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। श्वास वायु के आधार पे हमने दो भेद बांटे, एक तो अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? स्वर। स्वर आएंगे तो इनके साथ य, र, ल और व आएगा। य, र, ल, व के अलावा हमने बात की थी पहला, तीसरा और पांचवा। 1 3 5। और इसके साथ साथ हमने एक और बात की थी कि ये जो हृदय लिखते हैं, ये हृदय भी क्या है? अल्प प्राणी। अब हमारे जितने परीक्षा में प्रश्न बनते हैं वो अधिकांश प्रश्न यहीं से बनते हैं। या तो वो पूछेगा सीधे सीधे कि जैसे क और ग ध्वनि है, इनकी सीधे सीधे विशेषता पूछ लेगा। तो अपने क्या, अब क पहला है और ग तीसरा है, इसका मतलब ये क्या है? ये अल्प प्राण है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। या फिर वो कथन देगा कि कथन 1 क और घ अल्प प्राण ध्वनियां हैं। कथन 2 या अभिकरण दे देगा क्योंकि इनके उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में निकलती है। तो ये हमारा एक प्रश्न हो गया। आजकल हम जब पढ़ते हैं, केवल पढ़ना नहीं होता, ठीक तरीके से उसको विजुलाइज करना, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना कि मैंने जो पढ़ा है उसको किस तरीके से प्रश्न में बदला जा सकता है, ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो स्वर, यर, अलावा इनको क्या कहते हैं? अपन अंतस्थ कहते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन? अंतस्थ। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और ये जो ड़ वर्ग होता है, वर्ण होता है वो। दूसरा महाप्राण। महाप्राण यानी जिनमें श्वास वायु है वो अधिक मात्रा में बाहर निकले। तो हमने बात की थी कि ये जो स स और ये जो चारों हमारे ऊष्म वर्ण है, इन ऊष्म वर्णों को महाप्राण माना जाता है। इनके साथ साथ यहां कितने बच गए? दो। कौन से? दूसरा और चौथा। यानी ऊष्म व्यंजन दूसरा और चौथा व्यंजन प्रत्येक वर्ग का। और उसके साथ साथ ये जो ढ है, ये ढ भी क्या है? महाप्राण है। अभी जो प्रश्न बनेंगे दोस्तों, वो प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। आप चाहें तो देख लीजिएगा, भले ही वो प्रश्न यहां से आएंगे कि या तो ढ पूछेगा या ढ की विशेषता पूछेगा। दूसरा हमने जो भेद किया था वो किसके आधार पे किया था? स्वर तंत्रिका के आधार पे। दूसरा भेद हमने किसके आधार पे किया था? स्वर तंत्रिका के। कितने किए? यहां भी दो। कौन कौन से दो? पहला अघोष। पहला कौन सा है? अघोष। और दूसरा सघोष या घोष। सघोष या घोष। सामान्यतः अपन क्या कहते हैं? इसको घोष ही कहते हैं। फिर भी जानकारी के लिए याद रखें कि सघोष या घोष एक ही है। अब देखो अघोष कौन कौन से? अघोष में बात की तो हम क्या बात करेंगे? देखो, ये जो ऊष्म है,
ये ऊष्म कौन कौन से? ऊष्म में तीनों, स और स। यहां ह नहीं है, विशेष करके ध्यान रखे, ह क्या है? घोष है। तो ये अपवाद के स्वरूप है, यानी बाकी सारे वहां आ रहे, एक यहाँ रहा, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना है वो बहुत ज्यादा है। तो उसमें में स है, और उसके बाद प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन है, वो क्या कहलाएगा? अघोष व्यंजन कहलाएंगे या अघोष वर्ण कहलाएंगे। इधर सघोष में एक तो ह आ गया, ह के अलावा क्या आएगा हमारे पास? स्वर आएगा। स्वर के अलावा जहां हमने बात की थी कि स्वर के साथ हमेशा क्या आएंगे? अंतस्थ व्यंजन आएंगे। तो ये लो, य र ल और व, ये यरा ल व हमने लिख लिए, यानी ह स्वर यरा ल व, और यहाँ क्या बच गया? 3 4 और 5, 3 4 और 5। अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हो कि अल्प प्राण कौन से हैं और महाप्राण कौन से, अगर आप लोगों के ये कंफ्यूजन है तो इसके दूर करने का उपाय मैं बताता हूं कि जहां भी अ आएगा वहां हम हमेशा क्या रखेंगे? एक रखेंगे, भले ही वो अल्प प्राण हो या अघोष हो। अगर आप अ में एक रख लेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। अल्प प्राण वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि क क्या है? अल्प प्राण है। क का दीर्घ रूप ख, और क का महाप्राण ख, ग अल्प प्राण, और ग का महाप्राण घ, और फिर यह अपनी नासिक की ध्वनि। तो अगर इस तरीके से अपन समझते हैं तो अपने को ये रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो दो बातें ये की थी। उसके बाद तीसरी जो बात की थी हमने उस दिन पिछली कक्षा में, वो की थी अक्षर के भेद को लेकर। अक्षर को अपन ने पहले समझ लिया था, लेकिन पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़े थे? अक्षर के भेद पढ़े थे। पिछली कक्षा में मैंने आपसे यह भी कहा कि अक्षर के उदाहरण जो है वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अभी यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ और उसमें ये पूछा गया, क्या हुआ कि ये जो बदाक्षर है ये किसे कहते हैं? बदाक्षर किसे कहते हैं? इसके साथ साथ क्या पूछा गया? मुक्ताक्षर। यानी अक्षर के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक तो बदाक्षर और एक मुक्ताक्षर। अब इनको अच्छे से समझना। बदाक्षर मतलब अंतिम जो वर्ण है, अंतिम वर्ण क्या हो? व्यंजन हो। अब इसी बात को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, एग्जामिनर हमें दूसरे तरीके से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? वो कहे कि स्वर रहित है। अब स्वर रहित का मतलब भी व्यंजन ही है कि अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन होगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, कई बार इसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि स्वर रहित का अर्थ वही है, तो फिर अटक जाते हैं कि सर आपने तो कहा अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, रही है उसने तो पूछा स्वर रहित है। तो दोनों बातों का तात्पर्य एक ही है, वो घुमा के पूछा जा सकता है। मुक्ताक्षर यानी अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। ये बात कर ली। अक्षर के कितने भेद होते हैं? दो, एक बदाक्षर और एक मुक्ताक्षर। बदाक्षर यानी अंतिम वर्ण क्या हो? व्यंजन हो। मुक्ताक्षर यानी अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर हो। ये बात पूरी। उसके बाद बात की थी हमने, वो बात की थी हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। देखो, हिंदी निदेशालय तय करता है कि हमारे हिंदी में कितने वर्ण हैं वो स्वीकार्य होंगे, और उसी के आधार पे आजकल की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो है वो है स्वर। कितने स्वर है हमारे पास? 11। उसके बाद हमने बात की थी कि दो क्या है हमारे पास? अयोगवाह ध्वनियां हैं जो न तो स्वरों में गिनी जाती है और न व्यंजनों में गिनी जाती है। तो ये कितने हो गए? 13। एक तो समूह है हमारे पास इन 13 वर्णों का। उसके बाद एक और दूसरा समूह है, वो है
मूल व्यंजन। मूल व्यंजन कितने हैं हमारे पास? 33 है। 33 कौन कौन से हैं? तो 25 तो हमारे पास क्या है? वर्गीय। वर्गीय यानी जो वर्गों से बने, और उसके साथ साथ 4 क्या है हमारे पास? अवर्गीय। तो ये कितने हो गए? 4 नहीं, ये 8 है। तो 8 25 और 8, ये होगी संख्या 33। तो ये 33 तो हमारे पास क्या है? मूल व्यंजन है। साथियों, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, और दूसरा कथन उन्होंने दिया था कि हिंदी में कुल व्यंजन, कुल जो व्यंजन है वो कितने हैं? 40 है। और ये दोनों कथन सही थे कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 40। तो ये 33 ही हो गए। उसके बाद संयुक्ताक्षर, जो हमारे संयुक्त वर्ण है, ये कितने हैं? 4। उसके बाद उच्चिप्त वर्ण, ये कितने हमारे पास? 2। कौन से 2? ढ और ढ, ये याद रखिएगा। और उसके बाद एक हमारे पास बचता है, वो है विशिष्ट व्यंजन, और ये अभी अभी 2024 में स्वीकार किया गया है एक। और ये कौन सा है? ळ। और ये जो ळ है, ये किसमें स्वीकार किया गया है? विशिष्ट व्यंजन के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये जो 7 ध्वनियां हमारे पास है, ये मूल व्यंजनों में नहीं गिनी जाती है, इनको अलग से सहायक व्यंजनों के रूप में मान्यता दी गई है। और 33 और 7 कितने हो गए? 40। तो हमारे पास कुल व्यंजन कितने आए? हमारे पास कुल व्यंजन कितने हैं? 40। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। स्वर कितने हैं? 11। और अयोगवा 2। तो ये संख्या मिला के कुल मिला के 40 53 तक पहुंच जाती है। हमारे पास हिंदी में कुल 53 वर्ण है, वो अभी मान्यता प्राप्त है, सरकारी रूप से स्वीकार्य है। ये बात हमने पिछली कक्षा तक कर ली थी। आज अपन एक नया अध्याय शुरू करें। दोस्तों, बाज जब समुद्र के ठीक मध्य तक जाता है और वो वहां किसी सहारे को ढूंढता है ना, तो वो उस सहारे पे भरोसा नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कोई चट्टान मिल गई और वो चट्टान पे, उस चट्टान के भरोसे बैठ गया। वो जोर किस पे रखता है? उसको जो भरोसा होता है वो अपने पंखों पे भरोसा होता है कि ये चट्टान मेरे नीचे से निकल भी जाएगी ना, तो मैं अपने अपने पंखों के बलबूते उड़ जाऊंगा। ठीक वैसे ही अपने को भी पूरा का पूरा भरोसा खुद पे रखना कि हम जो करेंगे अच्छा करेंगे, अच्छे से करेंगे, और आराम से बाजी मार जाएंगे। अभी अपन जो दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, यहां अपन संधि की यात्रा शुरू करेंगे। संधि पढ़ेंगे, और केवल एक संधि नहीं पढ़ेंगे। एक होनहार विद्यार्थी का गुण यह है कि वो एक ही बात को कई तरीकों से समझता है। और ये कई तरीके क्या है? जैसे अपन किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो उससे बनने वाले नए शब्द का अर्थ समझेंगे, शब्द के शुद्ध रूप को समझेंगे, और साथ ही साथ में संधि, उसमें समास कौन सा है, अगर सामासिक गुण है तो वो देखेंगे। तो ये 3-4 पक्ष है, वो एक ही अध्याय से हमारे निरंतर साथ में चलने वाले हैं। आइए एक एक करके अपन संधि को समझे, संधि को पढ़े। देखो, संधि अक्सर आपसे बात करता हूं, उससे पहले बता देता हूं कि ये शब्द जो अपन ले रहे हैं, वो शब्द आया कहां से, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो देखो, संधि शब्द कहां से आया है? ये संस्कृत का शब्द है, और 3 शब्दों के मेल से बना है। सम, ये हमारा उपसर्ग है। धातु है या मूल शब्द का है, और इसमें ई प्रत्यय लगने से क्या बन गया है? संधि। और संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, यानी जुड़ना। अब ये जुड़ना 2 तरीके से हो सकता है। किसी भी बात को अपन 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूं
दिन रात। ये भी क्या हुआ, हमने एक शब्द युग्म बना लिया। एक और लिखते हैं, जैसे कि ये राम है और इसमें क्या जोड़े, अवतार जोड़े, दिन रात, ये शब्द बन गए हमारे, रामा अवतार। अगर आप ठीक से इन तीनों शब्दों पे गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि इस शब्द में, इन दो शब्दों के मिलने से जो शब्द बना है, इस शब्द में और इनमें कोई अंतर नहीं आया है। वो दो अलग थे, एक साथ जोड़ के लग ली। यहाँ भंडाफोड़ का भांडाफोड़ हो गया, लेकिन शब्द वैसा ही रहा, उससे अर्थ परिवर्तित नहीं हुआ। पर यहाँ हम देखेंगे तो राम और अवतार दो अलग अलग शब्द थे, दो स्वतंत्र शब्द थे, और दोनों से क्या हो गया, एक तीसरा नया शब्द बन गया। और नया शब्द क्या बन गया, रामावतार। अब इसमें क्या हुआ, विकार हुआ। विकार नहीं कह के इसको क्या कह सकते हैं अपन, परिवर्तन कह सकते हैं। यानी दो स्वतंत्र शब्दों के, और स्वतंत्र शब्द नहीं, ये शब्द तो वही है, देखेंगे तो आप यहाँ रा, यहाँ भी राम, ये म का यहाँ म और व का व, यानी इन दो वर्णों में क्या हुआ है, मेल है। दरअसल इसको और अच्छे से समझते हैं कि संधि है क्या। देखो मैंने लिखा क्या, राम धन अवतार। अब देखो ये शब्द बने कैसे, इसको तोड़ो, र धन आ धन म धन अ। एक तो हमारे पास इस शब्द का विश्लेषण क्या है, ये है, उसके साथ साथ धन। अब इस अवतार को तोड़ो, अ धन व धन अ धन त धन आ धन र धन अ। अब देखो एक शब्द में इतने सारे वर्ण है, क्या इससे बनने वाले शब्द में इन सभी शब्दों का बदलाव हुआ है? राम धन अवतार का संधि विच्छेद क्या होगा, रामावतार। अब देखो ये र और अ के संयोग से क्या बना, रा, ये तो हमारा वैसा का वैसा है। अब म और अ के ठीक बाद में यहां क्या है, अ। जहां दो स्वर एक साथ क्या हुए, निकट आए, और इनकी वजह से क्या हो गया, इनमें विकार हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था कि अ और अ, याद करो मैंने बताया था आ क्या है, दीर्घ स्वर है, क्यों, क्योंकि वो अ और अ से मिलकर बनता है। यही तो फॉर्मूला यहां भी लागू हो रहा है, एक तरीके से गणित हुई कि ए और बी इज इक्वल टू ए बी। तो यहां ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो ये आ हो गया। अब इसी आ का संयोग किस में करो, राम में करो। ये म में आ जुड़ा, क्या बना, म। अब यहां तक हो गया, अब वापस इनको जोड़ो, व में आ, ये व, त में आ ता, और र में आ र। अब इसको देखो पूरा, रामा अवतार। तो दरअसल संधि क्या है, दो वर्णों के बीच का आपसी मेल है, शब्दों का नहीं। एक शब्द, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, पूर्व पद का या पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर के आपस में क्या करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं, परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, और इसी परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब ये संधि दो तरीके से हो सकती है, एक तो हिंदी में यानी भाषा जैसे अपन अभी अभी बोल रहे हैं, तो ये मानक रूप है, नया रूप है, तो सारे नियम है वो हिंदी के संस्कृत वाले लागू इस पे नहीं होते। तो जब संस्कृत वाले नियम नहीं लागू हो गए तो अपन क्या करेंगे, अपने नए नियम बनाएंगे। एक तो अपने नए नियम यानी आधुनिक हिंदी के नियमों के अनुसार संधि, और दूसरा हिंदी की उत्पत्ति चूंकि संस्कृत से हुई है, तो संस्कृत के जो नियम है उन नियमों में से जो हिंदी पर लागू हो रहे हैं उन्हीं नियमों को अपन ले लेते हैं। तो आइए एक एक करके अपन इनको समझे। संस्कृत का शब्द है सम धन धा धन ई के मेल से बना है, इसका अर्थ होता है संधि, संधि का अर्थ होता है मेल। ये बात हो गई। दो निर्दिष्ट वर्ण, निर्दिष्ट क्या था हमारे पास, अ और अ। अब ये अ और अ जरूरी नहीं है,
कोई भी दो स्वर हो सकते हैं, कोई भी दो व्यंजन हो सकते हैं, विसर्ग व्यंजन हो सकते हैं, विसर्ग स्वर हो सकते हैं, स्वर व्यंजन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन दो होंगे, ये तय है। दो वर्णों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहती है। यानी इन दोनों के निकट आने के परिणाम स्वरूप क्या होगा? विकार होगा ही होगा, परिवर्तन होगा ही होगा। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको अपन कहेंगे संयोग। परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वह संयोग कहलाएगा, संधि नहीं कहलाएगा। संयोग में दोनों शब्द है वो एक जैसे ही रहते हैं। जैसे हमने बात की थी भाई बहन, भाई धन बहन, भाई भाई, वही शब्द रहा, उसमें परिवर्तन नहीं आया। लेकिन संधि में क्या होता है? परिवर्तन आता है, विकार पैदा होता है। दूसरी बात हमने की थी कि ये विकार प्रथम शब्द क्या था हमारे पास? राम। और राम में अंतिम वर्ण जो था, अंतिम वर्ण क्या आएगा? अंतिम ध्वनि ही थी, वो थी अ। और दूसरे शब्दों, यानी दूसरे शब्दों नहीं होगा, या शब्द ही होगा, है ना? तो दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि की क्या थी? अ। और इन दोनों अ के मिलने से क्या हो गया? आ हो गया। तो इन दोनों ध्वनियों के मेल के से उत्पन्न होता है, इन दोनों से विकार पैदा होता है। ये बहुत जरूरी है। इन दोनों के पहले क्या आ रहा है, इन दोनों के बाद में क्या आ रहा है, इसका कोई लेना देना संधि से नहीं होता है। हाँ, कई बार अपन पढ़ेंगे कुछ चीजों में, इनमें क्या होता है, भार बढ़ जाता है तो पहले की मात्रा हस्व हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। ये हिंदी के नियम है जो कि अपन लास्ट में पढ़ेंगे। संधि से ये ध्यान देने योग्य अति महत्वपूर्ण बिंदु है कि शब्द की ध्वनि संरचना। अब आप बोलेंगे राम और अवतार, राम अवतार, राम अवतार, लेकिन दोनों को एक साथ फ्लो में बोलना है, राम अवतार, रामा अवतार, रामा अवतार, रामा अवतार। देखो अपने आप क्या हो रहा है? बदल रहा है। किसमें? अपने दीर्घ रूप में। तो इस संधि को क्या कह लेंगे अपन? दीर्घ स्वर संधि। जैसे अभिधन से अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। तो ये क्या हो गया? ई की वजह से तालव्य प्रभाव के कारण हमारे कंठ में जो स तालव्य था वो किस में बदल गया? मूर्धन्य ध्वनि में बदल गया। ठीक इन्हीं नियमों को अपन समझते हैं। तो ये क्या हो गया? ध्वनि संरचना में क्या हो गया? बदलाव हो गया। अब जैसे ही ध्वनि संरचना में बदलाव हुआ, मान लीजिए कि हमने क्या लिखा? अभिधन सीख। अब ये स क्या है? ये तालव्य ध्वनि है, लेकिन जैसे ही संधि हुई क्या बना? अभिषेक। अब ये स कौन सा है? ये कौन सा है? मूर्धन्य स। तो इसके क्या हो गया? उच्चारण स्थल में भी परिवर्तन आ गया। अब ये हर बार और लेखन में भी, यानी अभिषेक लिख रहे थे और अभी क्या हो गया? अभिषेक हो गया है। तो इनमें लेखन रूप में भी परिवर्तन आ गया है। तो संधि की वजह से ध्वनि में, यानी बोलने के उच्चारण में, उच्चारण स्थल में, यानी अब हमारी ध्वनि जो निकलेगी वो अलग वाक् तंत्र से निकलेगी। और तीसरा कि उसके लेखन में, यानी उसके पूरी बनावट में क्या हो गया? परिवर्तन आ गया है। एक तो ये अच्छे से समझना, ये अभी नया बिंदु है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। उसके बाद संधि और संयोग में अंतर। यहां भी ये भी काफी महत्वपूर्ण बिंदु है कि संधि और संयोग में क्या अंतर है। संधि और संयोग में अंतर यह है कि संयोग में अक्सर जैसे के तैसे रहते हैं। हमने लिखा था भाई धन बहिन बराबर भाई बहिन, परंतु संधि में उच्चारण के नियमानुसार, किसके नियमानुसार? उच्चारण के, यानी ये विकार जो पैदा होगा वो लिखने पे नहीं होगा। लिखने में अपन राम धन अवतार लिखेंगे, रामावतार लिख सकते हैं, लेकिन जब उच्चरित करेंगे, बोलेंगे, तब क्या होगा? इनमें शब्दों में भाई ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने में तो कोई अर्जा नहीं थोड़ी है, लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी। दिक्कत क्या है कि जब इन दोनों को अपन बोलेंगे तो अ और अ मिलके अपना कंठ क्या करेगा? ऑटोमेटिकली अपने आप उस ध्वनि को क्या कर लेता है? बड़ा कर लेता है, दीर्घ कर लेता है। और इसी दीर्घ को क्या कहते हैं अपन? संधि कहते हैं।
तो ये परिवर्तन कहाँ होगा, ये ध्यान रखना। कई बार किसी दे सकता है कि उच्चारण नियमों अनुसार उसमें परिवर्तन होता है, तो अक्षरों के मेल से उनकी जगह कोई भिन्न अक्षर हो जाता है, यानी अक्षर में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। संधि के भेद की बात करने से पहले एक और आपसे बात करना चाहूंगा मैं। संधि में संधि में दोनों शब्दों का सार्थक होना अनिवार्य है, और किसके अनुरूप, नए शब्द का अर्थ इन्हीं नए शब्द का अर्थ इन्हीं दो शब्दों पर निर्भर करता है। पहले शर्त क्या है कि दोनों शब्द क्या हो, पहला शब्द और दूसरा शब्द दोनों सार्थक हो। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि इसके बाद यहां जो शब्द बनेगा वो शब्द क्या होना चाहिए, ये दोनों शब्द उसका सही अर्थ प्रकट करना चाहिए। इसको अच्छे से समझते हैं अपन। जैसे कि शब्द लू में मुक्तावली, मुक्तावली देखो, अब इसमें शुद्ध शब्द क्या है, संधि विच्छेद क्या होगा, मुक्त धन अवली, मुक्ता धन आवली, मुक्त धन आवली, मुक्ता धन आवली। ये लो, हमने तो कहा था कि या आ बराबर आ या बराबर आ बराबर और आ धन आ बराबर आ। अब ये दीर्घ संधि के नियम जरूर है, लेकिन शब्द क्या, इस शब्द का अर्थ क्या है, इसी आधार पे इन दो शब्दों के टुकड़े करेंगे। सार्थक शब्द तो मुक्त भी है और मुक्ता भी सार्थक है, दोनों शब्द सार्थक है, लेकिन इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द के अनुरूप क्या होगा, ये शब्द आएंगे। तो अब यहां देखो, मुक्ता शब्द क्या अर्थ क्या होता है, मूल शब्द क्या है, मुक्ता, मुक्ता का अर्थ होता है मोती, भाई मुक्ता का अर्थ मोती, और मोती और अवली या आवली ये दोनों शब्द चलते हैं क्या, अवली या आवली। इसका अर्थ होता है समूह, इसका अर्थ क्या है, समूह। मुक्ता और अरे अवली और आवली दोनों शुद्ध है, तो अंत में यहां कह सकते हैं अपन कि मुक्ता धन आवली भी ठीक है और मुक्ता धन अवली भी ठीक है, लेकिन ये तो नहीं होगा। मुक्त यानी आजाद स्वतंत्र, और स्वतंत्र समूह क्या हुआ, ये तो कोई अर्थ नहीं निकला। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे कि अपन जिस भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भले ही पूर्व पद हो या भले ही उत्तर पद हो, दोनों पदों का क्या होना जरूरी है, दोनों पदों का तीसरे शब्द यानी उनसे जो शब्द बन रहा है वो जिस रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है उसके अनुरूप उसका अर्थ आना बेहद जरूरी है।
ऐसे नहीं है कि अपन मुक्त धनावली से कर सकते हैं। अरे मुक्त धनावली से भी मुक्तावली बना सकते हैं। मुक्त धनावली से मोतियों की माला नहीं बनेगी, और मोतियों की माला ऐसे आराम से बनती भी नहीं। उसके लिए काफी तपना पड़ता है, काफी संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके मोती खरीद पाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि दोनों शब्द क्या हो, तीसरे शब्द के अर्थ के अनुकूल है, वो अपना अर्थ प्रदान करने वाले होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संधि के भेदों की। संधि के हिंदी में संधि तीन प्रकार की होती है, यानी संधि के तीन भेद होते हैं, और ये सामान्यतः संस्कृत व्याकरण के नियम पर ही चलते हैं, यानी उनके नियमों के जैसे ही चलते हैं। पहला कौन सा है? स्वर संधि। क्या हो? स्वर धन स्वर। स्वर से स्वर का संयोग होता है, वो तो क्या कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। दूसरा व्यंजन संधि। अब इसमें क्या हो, पहले शब्द में अंत में स्वर हो या व्यंजन हो। अब मूल रूप से ये व्यंजन ही होता है। कई बार दो नियम ऐसे पढ़ेंगे अपन व्यंजन संधि में, जहां पहले पद का अंतिम वर्ण है वो क्या होगा? स्वर होगा। उसके अलावा बाकी सारे नियमों में क्या होगा? पहले पद का अंतिम वर्ण है वो व्यंजन होगा, और इसके साथ किसका मेल हो? व्यंजन का या स्वर का भी हो सकता है। तो ये दोनों नियम व्यंजन संधि में बराबर चलते हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का सामान्य नियम यह है कि पहले शब्द के अंत में क्या हो? विसर्ग हो, और दूसरे शब्द में या तो स्वर आए या फिर व्यंजन आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, शब्द के अर्थ के अनुरूप उनका चयन कर सकते हैं, और इसे क्या कहेंगे अपन? विसर्ग संधि कहती है। उसके बाद देखो, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाता। स्वर धन स्वर, ये दो स्वर हो गए, और दोनों के मिलने से क्या हुआ? विकार हुआ, परिवर्तन हुआ, और इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम धन अवतार, यहाँ अ और इधर भी अ, दोनों में क्या हो गया? विकार, परिवर्तन आ गया, नया शब्द बन गया रामा अवतार। ये नया शब्द बनना बेहद जरूरी है। अगर नया शब्द नहीं बन रहा है तो फिर अपन उसको संधि नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। उसके बाद दूसरा, जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण, यानी पहले शब्द का, ये लिखने का तात्पर्य क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? या तो व्यंजन हो या क्या हो? स्वर हो, और उसके बाद जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है वो क्या हो? स्वर या व्यंजन हो। ये दोनों हो सकते हैं। कई सारे विद्वान ये बताते हैं कि व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद में क्या आता है? स्वर आता है या व्यंजन आता है। लेकिन अभी तो हमने देखा था अभिधन से एक, बताओ अभी में क्या है? अंतिम वर्ण क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई तो है, तो यहां तो नहीं हुआ। या आगे बढ़ेंगे अपन, एक नियम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का, कि अगर कहीं स्वर है और स्वर के बाद में ठीक स आता है तो स से पहले क्या हो जाएगा? यानी कि स्वर, और इस स्वर के ठीक बाद में क्या आए? ये स आए, तो क्या बन जाता है? स का आगमन हो जाता है। आगम स्वर संधि, इसको अपने व्यंजन का एक भेद पढ़ते हैं। तो ये बातें ध्यान रखेंगे अपन। तो पहला स्वर या व्यंजन, उसमें स्वर या व्यंजन का मेल हो, पर यह पक्का है कि स्वर अगर आया है तो उसके साथ स्वर का मेल नहीं होगा। पहले वर्ण शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर है तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होगा? व्यंजन होगा। और पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर व्यंजन है तो दूसरे शब्द का वर्ण या तो स्वर हो जाएगा या व्यंजन हो जाएगा। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईस, ये त में, यहाँ त है और ई, यानी व्यंजन है, और इधर क्या है? स्वर है। तो व्यंजन और स्वर के मेल से क्या बन गया? जगदीश बन गया। ये देखो विकार, यानी नया शब्द बन गया। जगत धननाथ, यानी दोनों क्या है? व्यंजन है। तो जगन्नाथ,
और तीसरा नियम मैं यहां लिख लेता हूं, अभिधन सेक, क्या बन जाएगा, अभिषेक। तो ये क्या हो गया, स का मूर्धनीकरण हो गया, स है वो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो गया। तो ये व्यंजन संधि 3 प्रकार से अपन बना सकते हैं। उसके बाद में अंतिम विसर्ग के साथ साथ स्वर या व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। यानी पहले वर्ण का अंतिम शब्द क्या होगा, विसर्ग युक्त होगा, और उस विसर्ग युक्त उस विसर्ग युक्त वर्ण के ठीक बाद में कोई व्यंजन आए या स्वर आए, उससे क्या होगा, व्यंजन संधि का, अरे विसर्ग संधि का निर्माण होगा। जैसे तपह धन वन, यहाँ क्या है, विसर्ग है, और यहाँ क्या है, व्यंजन है, तो दोनों के मेल से क्या बनेगी, विसर्ग संधि बनेगी। परिवर्तन क्या हुआ, तपोवन। निधन अंतर, और ये देखो विसर्ग है और उसके बाद में स्वर है, तो क्या बन गया, निरंतर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें अपन करेंगे अगली क्लास में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हिम्मत बांध के रखिए, और अपने लक्ष्य के प्रति एकदम जुझारू होकर समर्पित हो जाइए। आज न कल, किसी न किसी दिन है, इसका नतीजा, इसका बेनिफिट, इसका लाभ हमें देखने को जरूर मिलेगा। धन्यवाद।